ये प्रश्न विचार के लिए सदन के सामने रख रहा हूँ कि उस व्यवस्था के विकल्प के रूप में हम जो व्यवस्था दे रहे हैं, निश्चित रूप से क्रूड रूप में हम कहते हैं कि हम एक समाजवादी व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन नई सदी में उस समाजवादी व्यवस्था का सपना हम किस तरह से लोगों को दिखा पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो कुछ नष्ट हम करना चाहते हैं, उस नष्ट करने के बाद हम नया जो निर्माण करना चाहते हैं, उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या होगी, वो किन शक्तियों से परिचालित होगा, उसकी क्या क्या खासियतें होंगी, ये सारा जो एक सपना, एक कॉन्क्रीट सपना जिस तरह का दिखाया जाना चाहिए, क्या हम दिखा पा रहे हैं, और अगर हम नहीं दिखा पा रहे हैं तो वो सपना किस तरह का होना चाहिए। मैंने जो आधार पत्र तैयार किया था वो संस्कृत के सवाल से शुरू होता है, और मुझे लगता है कि संस्कृत के बारे में मेरी जितनी समझदारी थी मैंने उसमें आप लोगों से शेयर की है। दरअसल संस्कृत के बारे में मुझे लगता है कि एक आम भ्रम होता है, संस्कृत को कोई बड़ी प्यारी प्यारी सी चीज मान लिया जाता है। जैसे जब हम कॉलेज और स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में निश्चित रूप से कोई गाना होता है, कुछ नृत्य होते हैं, कुछ नाटक होते हैं, कुछ भाषण होते हैं वगैरह वगैरह, और ये मान लिया जाता है कि ये सारा कुछ निरपेक्ष है। दरअसल साहित्य में और संस्कृत में एक बहस, ये बहुत पुरानी बहस रही है, और दो ग्रुप रहे हैं जो कहते हैं कि साहित्य और संस्कृति का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन क्या साहित्य अपने मूल रूप में अराजनैतिक हो सकता है? साहित्य मैं कह रहा हूँ या संस्कृति कह रहा हूँ तो आप मान लीजिए कि मैं उस पूरे घेरे को एक साथ कहता हूं। क्या वाकई में कोई संस्कृति कभी अराजनैतिक रही है, या वाकई में कभी भी दुनिया के किसी भी समय में किसी नाटक का, किसी कविता का, किसी गीत का सिवाय मनोरंजन के कोई और साधन नहीं रहा है? मैं इसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में बहुत गहरा नहीं जाना चाहता हूं, मैं कुछ आपको उदाहरणों से बात करना चाहता हूं, एक बहुत पुराना उदाहरण और एक बहुत नया उदाहरण। जैसे भारतीय संस्कृति जिसको हम कहते हैं, अगर उसके हम थोड़ा पीछे जाएं, आप देखें कि प्राग जो वो दौर था, पूरा मध्यकाल का दौर या उसके और थोड़े पहले का दौर आप मान लें, जिस समय संस्कृत एक भाषा के रूप में थी, और दो संस्कृतियों की हम तुलना करें, एक परंपरा पर चलकर आता है और दूसरा नाटक पर जो कि लोक शैलियों के साथ चलकर आता है, जो आज तक चला है। आप देखेंगे कि जो संस्कृत वाङ्मय की नाट्य शैली है, उसके कुछ बड़े डेफिनेट नियम हैं। यहाँ मुझे लगता है संस्कृत के अच्छे लोग बैठे हुए, मैं शायद बहुत विस्तार में ना जा पाऊँ, लेकिन जितना मैं कर पा रहा हूँ। जैसे संस्कृत नाटकों में राजा की कभी आलोचना नहीं होती है, ब्राह्मण की कभी आलोचना नहीं होती। आप पूरा का पूरा वो उठा के देख लीजिए, और उसमें कहीं ना राजा की या जो रूलिंग क्लास था आप कह सकते हैं, उसकी आलोचना नहीं होती। आलोचना किसकी होती है? आलोचना होती है उस वर्ग से जुड़े लोगों की और उनकी परेशानियों की जो कि रूलिंग क्लास से अलग है। उसमें लंगड़े पात्र आते हैं, उसमें अंधे पात्र आते हैं, उसमें विदूषक पात्र, मतलब तमाम सारे जो पात्र आते हैं वो पात्र हैं जो समाज के दूसरे हिस्से में रह रहे हैं। अभी केशव भाई लोक शैलियों के जानकार, इनसे मेरी रात को ही लंबी बात हो रही थी। लोक शैलियों में क्या है? लोक शैलियां मूलतः दलित शैलियां हैं। उनके जो नाच होते हैं उनमें जो विदूषक आता है वो आके धीरे से ब्राह्मणों के या सवर्ण मानसिकता पर कोई कमेंट करके चला जाता है। वो आता है और वो रूलिंग क्लास की तमाम विद्रूपताओं पर सवाल उठा के चला आता है। वो पूरी की पूरी सवर्ण मानसिकता पर सवाल खड़े करता है, या उस चीज के चलते सामंती उस परिवेश में जो शोषण था, उस शोषण से जुड़े हुए गीत गाता है। जैसे वो अवध का गीत बहुत बहुत प्रसिद्ध है, वो जो राम के उससे जुड़ा हुआ जो हरिण और हरणी का किस्सा है, आप सभी लोग उसको गाते हैं। आपको देखिए कि सोहर के टर्म में है, जिसमें एक हरिण और हरणी है, और हरणी जानती है कि हरिण को मार दिया जाएगा और उसका मांस बनेगा, और वो मार दिया जाता है, उसका मांस बनता है। जब कौशल्या के पास जाती है कि उसकी चमड़ी दे दो हमको, मांस तो आपने ले लिया। वो भोजपुरी का गाना है, मेरी मातृभाषा का, मुझे बहुत पसंद है। तो कौशल्या ये कहती है कि नहीं, तुम जाओ यहाँ से, इस जो ये थाल है इसकी मैं खजड़ी बनवाऊंगी, और उस खजड़ी से हमारे राजा राम खेलेंगे। और उसका अंत इतना दारुण है, रोए खड़े हो जाते हैं कि जब वो खजड़ी बजती है तो वो हरणी कलपती है, उसको लगता है कि उसके हरिण की आवाज कहीं से आए। आप ये देखिए कितना मजबूत प्रतिरोध उसके अंदर है। कोई कह सकता है, कोई अतिमार्क्सवादी कह सकता है, कोई अतिक्रांतिकारी ये कह सकता है कि वो अकर्मक सा विरोध है। अब भैया, अब अगर उस महिला से, जो महिलाएं सोहर गाती हैं, उनसे किसी सकर्मक प्रतिरोध की आप उम्मीद करते हैं तो आप जिंदाबाद, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए उस दर्द को आप पहचानिए, और ये आपको जो लोकगीतों पे लोग काम कर रहे हैं, जो लोकगीत निकल के आ रहे हैं, अभी 1857 में बसवा में तमाम सारे वो लोकगीत हैं, और भी पत्रिकाओं ने वो लोकगीत संकलित किए हैं, किसी जोशी ने उनको संकलित किया है। आप उनको देखिए कि लोग कहाँ जाके खड़ा हो गए। लोग हमेशा
प्रतिरोध के पक्ष में खड़ा होता है, दलित पीड़ित के पक्ष में खड़ा होता है, और जिसको प्रभावी संस्कृति के रूप में ग्रहण किया जाता है, जो किताबों में छपती छपाती है और जिसको उस दौर में पढ़ाया जाता है, वो उस दौर के डोमिनेट जो वर्ग होता है, उस दौर का जो प्रभावी वर्ग होता है, उसका वो प्रतिनिधि होता है, जिसमें राजा नायक होता है, जिसमें रानी नायिका होती है, जिसमें रानी इतनी सुकोमल होती है कि कमल के पत्ते से चोट लग जाए तो उसको निशान पड़ जाता है। ये सारा कुछ जो होता है वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वो सामंतकालीन समय का, सामंतवाद के समय का जो डोमिनेटिंग क्लास है, उस डोमिनेटिंग क्लास के इंटरेस्ट को फीड करता है। और इतनी बातें मैंने इसलिए कही क्योंकि आज जब सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को हमें समझना है, या आज संस्कृति का क्या रोल होगा, संस्कृति क्या होगी, इसे समझना है, तो इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जिसको प्रभावी या प्रचलित संस्कृति कहा जा रहा है, जो बाजार में बिकती है, जो सिनेमा हॉल में लगती है, जिसके लिए लाइन लगा के टिकट खरीदे जाते हैं, वह संस्कृति दरअसल कौन सा काम कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हम सभी लोग, मुझे लगता है कि सबसे कम उम्र वाले जो लोग हैं मैं उनके आसपास का हूँ, सब लोग ज्यादा मेरे से उम्र के हैं। सोप ऑपेरा जब शुरू हुआ टीवी पर, शुरुआती जो सीरियल्स आए थे, शुरुआती जो धारावाहिक आए थे, वो बुनियाद और हम लोग जैसे धारावाहिक थे, जिनका परिवेश मध्य वर्ग का था और तमाम सारी चीजें विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। उदारीकरण के बाद जो मल्टी चैनल हमारे पास आए, उनके धारावाहिकों में किस तरह का परिवर्तन आया आप ये देख सकते हैं। आप फिल्मों के संदर्भ में देखें, फिल्मों में 50 और 60 के दशक में जो नजूमी थे, जो भविष्यवक्ता थे और जो ब्राह्मण टिपिकल पात्र थे, वो जोकर बन चुके थे। उनका जम के मजाक उड़ाया जा चुका था और इस रूप में उनके ऊपर प्रहार हो रहा था। उस समय जो यूनियन लीडर था, वो यूनियन लीडर फिल्म का हीरो हुआ करता था, और जो सेठ हुआ करता था वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं विलन के आसपास जाके खड़ा होता था, या कई बार अच्छा सेठ हुआ करता था। इससे ज्यादा कुछ नहीं, हीरो कभी नहीं होता। आप 90 के दशक की बात की फिल्म के रूप में वो एक विलेन के रूप में हमारे सामने आता है। जो वो नजूमी ब्राह्मण था, जो भविष्यवक्ता ब्राह्मण था, वो हमारे सीरियल्स में, हमारे फिल्मों में इतनी बुरी तरह से पुनर्प्रतिष्ठित हुआ है कि शादी ब्याह तो छोड़ दीजिए, घर से निकलना कब है और घर से आना कब है, ये उससे पूछ के किया जाता है। और वो जो भविष्यवाणी करता है वो 100% सही सिद्ध होती है। वो उस बड़े से सेठ परिवार का, उस बड़े से पूंजीपति परिवार का सबसे बड़ा वो सदस्य होता है। इस रूप में आप देख रहे हैं कि जिस तरह राजनीतिक परिवर्तन आए, आर्थिक परिवर्तन आए, वैसे जो प्रभावी संस्कृति, जो प्रचलित संस्कृति थी, उस संस्कृति के स्वरूप में, उस संस्कृति के संगठन में भी परिवर्तन दिखाई देने आपको शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं बस एक और दूसरा उदाहरण अगर आप दीजिए कि संस्कृति क्या रोल निभाती है, राजनीति और संस्कृति का क्या संबंध है, तो यूनेस्को का उदाहरण बड़ा महत्वपूर्ण है। यूनेस्को जब बना था तो यूनेस्को में मुश्किल से 18 या 19 देश थे, और वो सारे के सारे पूंजीवादी देश थे, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह वगैरह थे, और यूनेस्को बड़ा प्यार से चल रहा था। लेकिन राष्ट्रीय मुक्ति युद्धों के साथ नए नए देश आजाद होते गए, वो यूएन की मेंबरशिप लेते गए, यूनेस्को की मेंबरशिप लेते गए। जब वो यूनेस्को की मेंबरशिप लेके अंदर घुसे तो उन्हें अपने सवाल उठाने शुरू किए, अपनी संस्कृतियों के सवाल उठाने शुरू किए, और अपनी संस्कृतियों के लिए फंड मांगना और तमाम सारी चीजें शुरू की उन्होंने वहां पे। अमेरिका और फ्रांस ने पहले तो कोशिश करी कि उसके अंदर जितनी अपनी हेजीमोनी स्थापित कर पाते हैं, लेकिन वो यूएन नहीं था जो लड़ाई लड़ने पर कोई फैसला ले सके, तो वहां हेजीमोनी स्थापित करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। उन्होंने क्या किया कि ये आरोप लगाकर कि इसका अराजनीतिकरण हो रहा है, साथ में ये सफेद हाथी हो गया है वगैरह वगैरह, यूनेस्को से इस्तीफा दे दिया अमेरिका और फ्रांस ने, और साथ में वह राशि भी पीछे खींच ली जो राशि वो यूनेस्को में सहयोग किया करते थे, और वह राशि कुल राशि की जाहिर तौर पर 25%। यानी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई कि उस पूरी की पूरी एक संस्था को नष्ट कर दिया जाए। यूएन हम सभी जानते हैं कोई समाजवादी या क्रांतिकारी संस्था नहीं है। एक पूंजीवादी संस्था के अंदर भी जब आम देशों ने, गरीब देशों ने अपनी बातों के अपने सवाल उठाने शुरू किए गए, तो वही आरोप लगाया गया कि संस्कृति का राजनीतिकरण किया जा रहा है, और इस दुनिया के जो सबसे बड़े दो पूंजीवादी देश थे जो महावीर थे, उनने अपने आप को उससे पीछे। इस रूप में हम देखते हैं कि अराजनैतिक संस्कृति की अपनी एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीति होती है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे संस्कृति की कोई राजनीति नहीं है, उसकी एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीति होती है, और वह राजनीति अपनी वर्गीय पक्षधरताओं को प्रदर्शित करती है। मुझे लगता है कि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का जो ऑपरेटिंग पार्ट है उसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि साम्राज्यवाद अपने विस्तार के साथ एक लड़ाई पूंजी के स्तर पर लड़ता है, एक लड़ाई व्यापार के स्तर पर लड़ता है, एक लड़ाई राजनीति के स्तर पर लड़ता है, और एक लड़ाई जो वो लड़ता है वह
सिमट गया है। सबसे पहले जिन इंस्टीट्यूशंस के प्राइवेटाइजेशन की बात होनी शुरू हुई वो कॉलेजेज और वगैरह यूनिवर्सिटीज वगैरह ही थी जहाँ पे बहुत ही काम किया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री पूरी की पूरी है, मीडिया पूरी की पूरी है, ये सारी की सारी निजी पूंजी के हाथ में सिमट जाती है। तो मीडिया सिर्फ इसलिए नहीं लेता है कि उसको प्रॉफिट कमाना है, साथ में उसको मीडिया को अपनी संस्कृति के विस्तार का, अपने साम्राज्यवादी संस्कृति के विस्तार का हथियार भी बनाना है। मुझे लगता है कि भारत के संदर्भ में थोड़ा सा एक आध चीजों को और देख लिया जाए तो वर्तमान जो हमारी सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं वहां तक पहुंचना थोड़ा आसान हो जाएगा। नई नीतियों के कई सारे प्रभाव हुए। उस प्रभाव में एक बड़ा प्रभाव यह था कि शहरी मध्य वर्ग बड़ी तेजी के साथ बढ़ा और ग्रामीण जो कृषि आधारित समाज था वो विघटित हुआ। और इस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे कि जो संस्कृति का स्पेस था वो संस्कृति के स्पेस के लिए 4 दावेदार आपको मिलते हैं। पहला दावेदार तो भारतीय संविधान ही था जो व्यक्ति की अस्मिता और बराबरी पे आधारित एक समाज। लोकल फॉर्म है।
ससुरा इतनी मेहनत कर दी है, जुदाई का पसीना एड़ी में बहा रहा है, मजाक है क्या? ताली ताली ताली। अब क्या किया? ऐसा है कि महंगाई जो है तो महंगाई कम होगा ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों से विनती है कि एक बार और मौका दीजिए और सप्ताह के अगले एपिसोड में महंगाई को इतना दूर कर देंगे कि सालों साल दिखाई नहीं देगी। हमारा नेता कैसे हो, हमारा नेता कैसे हो। अभी हम जा रहा हूँ, मीटिंग है, फिर मिलता हूँ। प्रणाम प्रणाम। अगर आपने देश के सबसे काबिल शास्त्री को बुलाया है तो हाजिर हूँ सरकार। अरे मैंने वित्त मंत्री को बुलाया है। 3 का 1 यानी 3 हूँ। कभी महंगाई क्यों बढ़ी है? ये सुरसा के मुंह की तरह। अर्थशास्त्री भी हो और वित्त मंत्री हो और कहावत का मतलब नहीं समझते। लगता है इसको असलियत बतानी ही पड़ेगी। हाँ समझ बताओ। देखो ऐसा है भाई, ऐसा है कि जिसने हमने क्या किया, हम क्या करता है उसको हम इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय बना देते हैं। जो सब करते हैं वही अभी में गलत क्या है भाई? अरे देखिए आप लोग बुड़बक की तरफ पकड़ लगे हैं। देखिए ऐसा है कि सरकार को अन्य मंत्रियों को भी महंगाई है, मरना है, किसी को कोई फैसला नहीं है। ये सब विरोधियों की एक चाल है। नेताओं को एक बहाना चाहिए, उन्हें कुछ पता नहीं, जनता को बरकला रहे हैं। चीजों की आवक जावक कम हो जाएगी, चार्ज कम हो जाएगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? इडली डोसा खाने लगे व्यापारी उद्योगपति भला मल्टीनेशनल कंपनियां तुम लोगों का बाजार तय कर रही है। नहीं, हम लोग उधार हो गए, इसलिए हमारे उधर पड़े हैं। इन सबको मुलजिम बनाओ और दफाएं लगाओ इनके ऊपर। कौन पकड़ पाया है, कौन पकड़ पाया है, जनता के दुश्मन को कौन पकड़ पाया है, जनता के दुश्मन को कौन पकड़ पाया है, कौन पकड़ पाया है, कौन पकड़ पाया है, कौन पकड़ पाया है, कौन पकड़ पाया है। टपका हुआ पसीना, धानों की बालियों में टपका हुआ पसीना। सोचो तो इसकी बूंदें मोती है या नहीं, सोचो तो इसकी बूंदें मोती है या नगीना। भूखे रसिया और विशेषर जिनका लहू गिरा धरती पर, भूखे रसिया और विशेषर जिनका लहू गिरा धरती पर, भूखे रसिया और विशेषर जिनका लहू गिरा धरती पर, भूखे रसिया और विशेषर जिनका लहू गिरा धरती पर। पायल नहीं बजाना तुम मेरी गली में खुशी खोजते अगर कभी रोना तुम, मेरी गली में खुशी खोजते अगर कभी रोना तुम। ये राह
इसलिए बह रहा है लहू बेकसूरों का क्यों, जल रही बस्तियां फिर गरीबों की क्यों, धर्म के नाम पर हो रहे कत्ल क्यों, जल रहा देश नफरत की आग में क्यों, फिर कभी खून इंसान का सस्ता न हो, फिर कभी खून इंसान का सस्ता न हो, धर्म के नाम पर फिर लड़ाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी रोशनी में नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो, माझी रे माझी रे माझी रे माझी रे बंधु रे बंधु रे बंधु रे बंधु रे नाव लेके बहता जाऊं जीवन नदिया ने, नाव लेके बहता जाऊं जीवन नदिया ने, ये क्या हुआ अचानक भैया तुम तो हो गए गैर, राजा अपनी किस्मत जगाए हम में तुम में झगड़ा कराए, राजा अपनी किस्मत जगाए हम में तुम में झगड़ा कराए, सोने का देश जलता जाए रे, माझी रे माझी रे माझी रे माझी रे बंधु रे मारो मारो नाराज तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराज तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराज तकबीर, अल्लाह अकबर।
किया जाता है कि शहर में सांप्रदायिक दंगा छिड़ जाने के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया है। अतः कोई भी अपने घर से बाहर न निकले। दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने का आदेश है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शहर में सांप्रदायिक दंगा छिड़ जाने के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया है। अतः कोई भी अपने घर से बाहर न निकले। देखते ही गोली मार देने का आदेश है। झगड़ा कराए राजा अपनी किस्मत जगाए, हम में तुम में झगड़ा कराए, सोने का देश जलता जाए रे।